वेलकम टू सेकंड सेशन। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने देखा है और मैंने आपको बताया कि ये इसकी एब्सोल्यूट अमाउंट, ये जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इसकी एब्सोल्यूट अमाउंट वो कम होती जाती है। यानी एमआरएस जो है ये जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये कम होता जाता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये इसी वजह से कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। जो आइसोबार मैंने आपको बताया था, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, वो इसी वजह से होता है कि जो एमआरएस है वो डिक्लाइन कर रहा होता है। और इसकी वजह क्या है डिक्लाइन करने की? वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, हमने शुरू में पढ़ा था। तो ये उस लॉ की वजह से डिमिनिश कर रहा होता है जो एमआरएस है। इसको आप कह सकते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हाँ जी, ये मोहम्मद मूसा का क्या मसला है? हाँ जी मूसा बताएं। सर आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। आती है स्टॉप हो जाती है, आती है स्टॉप हो जाती कोई है। मसला नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। ये सर मैं, रिकॉर्डिंग आप सेंड करेंगे? हाँ जी यार मैं कर दूंगा। ये मेरे मेरे पास हो रही है, अगर आप में से कोई कर सकता है तो वो भी कर ले। मुझे इसका नहीं आइडिया कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सर सकते। आप कर दीजिएगा। वो तो मैं कर रहा हूँ और वो हो जानी है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से ही जो एमआरएस है वो कम होता है। इसके बाद आप देखें, एक तो ये है आइसोक्वांट की शक्ल जो हमने ये इस टेबल से, इस डेटा से बनाई, कन्वेक्स टू द ओरिजिन वाली। एक तो ये फॉर्म है। इसकी एक दो और फॉर्म्स भी हैं जिसको हम क्या हमेशा इनपुट ऐसे ही सब्स्टिट्यूट होगी? तो ऐसा नहीं है। एक तो ये है, इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन उसकी वजह आपके सामने है कि पहले 50 जो यूनिट्स हैं x2 के, उसने 70 को रिप्लेस किया। अगले 50 ने 50 को किया है, उससे अगले 50 ने 40 को किया है, उससे अगले 50 ने 30 को किया है, उसके अगले 50 ने 20 को किया है और उससे अगले 50 ने सिर्फ 10 को रिप्लेस। ये सब्स्टिट्यूशन कैसी है? इम्परफेक्ट है। यानी पहले जो पहले 50 थे वो 70 के बराबर थे, अगले 50 50 के बराबर हो गए, उससे अगले 50 40 के बराबर हो गए। एक तो ये है, इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्लाइन कर रहा होता है। इसके अलावा पॉसिबल रेट्स ऑफ इनपुट सब्स्टिट्यूशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें एक ये भी है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। कांस्टेंट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होती है कि जिसमें एक इनपुट दूसरी इनपुट को अ, ये हुमैरा अशरफ ने मैसेज किया। तो ये एक ही सेशन, अगर कोई नया बंदा आता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। अदरवाइज जिसने एक दफ़ा अटेंड कर ली है वो अटेंडेंस उसकी हो गई है, आप बार बार नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा भी आए होंगे। तो ये हुमैरा अशरफ ने मैसेज किया, वो कर रहे हैं। तो कांस्टेंट या परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होती है कि एक इनपुट दूसरी इनपुट को कांस्टेंट रेट से सब्स्टिट्यूट कर। मसलन आप देखते हैं फर्टिलाइजर है, एक है किसान यूरिया, दूसरा है सोना यूरिया। तो किसान यूरिया हो या सोना यूरिया हो, आप उसकी एक बोरी डाल लें या उसकी डाल लें, किसान यूरिया की दो बोरियां कम करके सोना यूरिया की दो बोरियां डाल लेंगे तो आउटपुट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन भी सेम अमाउंट के साथ होगी। तो उसका जो आइसो पार्ट है वो स्ट्रेट लाइन आपके सामने है, पर उसका एमआरएस भी कांस्टेंट होता है, सेम होगा। और आइसो पॉइंट स्ट्रेट लाइन आपके सामने डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी।
तो इसका एमआरएस कांस्टेंट होगा। ये बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर फिजिक्स में, केमिस्ट्री के रिलेशनशिप में होता है, अदरवाइज इसमें वो इतना नहीं है। इसी तरह से एक और है फिक्स प्रोपोर्शन या परफेक्ट कंप्लीमेंटेरिटी। इसमें क्या होता है कि आप एक इनपुट अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी को भी बढ़ाना पड़ेगा, एक इनपुट कम कर रहे हैं तो दूसरी को भी कम करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं है कि आप एक को कम कर रहे हैं दूसरी को बढ़ा रहे हैं, ये कंप्लीमेंटेरिटी होती है इनमें। मसलन अगर एक ट्रक है तो उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। अब अगर आप X1 बढ़ाते हैं तो X2 भी बढ़ाना पड़ेगा। 2 ट्रक होंगे तो 2 ड्राइवर, 3 ट्रक होंगे तो 3 ड्राइवर, 4 ट्रैक्टर होंगे तो 4 ड्राइवर। तो इसमें आप तो ये 3 तरह की सब्स्टिट्यूशन होती हैं इनपुट्स की, जो हमने जिनको पढ़ा है। और इसका आइसोपॉइंट आप देख रहे हैं, ये सिंगल पॉइंट होता है। फिक्स प्रोपोर्शन का, ये परफेक्ट कंप्लीमेंट्रिटी का सिंगल पॉइंट आइसोपॉइंट होता है। ये तो था यहाँ तक। हमने बिल्कुल पैसों की, ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, हमने बात की है फिजिकल रिलेशनशिप। यानी इतनी इनपुट इनपुट हम चेंज कर रहे थे, आउटपुट सेम थी। तो लेकिन जब हम इनपुट चेंज करते हैं तो इनपुट के ऊपर खर्चा भी तो हो रहा होता है ना। इनपुट्स के ऊपर आने वाले खर्चे को हम कैसे काउंटर करेंगे या कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होते हैं या उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोकास्ट लाइन। आइसोकास्ट लाइन क्या होती है? आइसोकास्ट की अगर हम इसका असल लफ्जी तर्जुमा भी देखें तो आइसो का मतलब सेम और कास्ट का मतलब कास्ट, सेम कास्ट वाली लाइन। तो ये एक लाइन है विच इंडिकेट्स ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वेरिएबल इनपुट्स which can be purchased with same total expenditure। तो इस पे आपका इनपुट्स वेरी कर सकती हैं लेकिन आपका टोटल खर्चा वो सेम रहता है। तो उसका फार्मूला आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर का। अगर आपने X1 लिया है तो उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करें, प्लस X2 को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो आपके सामने इस इक्वेशन के थ्रू आ जाएगा। अब ये देखें, दो इनपुट्स हैं हमारे पास। अब इसमें आप ये भी नोट कर लेना कि अब यहाँ पे हम इनपुट और पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आउटपुट मिसिंग हो। ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। इससे पहले जो हमने आइसो पार्ट में पढ़ा है वो है फिजिकल रिलेशनशिप। तो आप देखें, ये दो इनपुट्स हैं X1 और X2। तो X1 में फर्ज करें जो एक्स प्राइस ऑफ X1 है वो $0.2 है और प्राइस ऑफ ए वो $0.1 है। तो अगर हम ग्रेन परचेज X1 500 हो तो एक्सपेंडिचर ऑन ग्रेन क्या होगा? X1 इंटू पी X1। 500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये वाला, ये 100। इसी तरह X2 वो 0 है, इस पे खर्चा कितना होगा? 100। और आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर अगर $100 या $100 आप कहते हैं, वो 100 आपके पास $100 हैं और आप X1 परचेज कर सकते हैं या X2 या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 100 का 100 अगर आप ग्रेन पे लगाते हैं X1 पे, उसके कितने यूनिट आएंगे? 500। और X2 के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दूसरी इसकी एक्सट्रीम सिचुएशन है वो नीचे आखिरी वाला कॉम्बिनेशन। उसमें आप कहते हैं सारे पैसे X2 पे लगाते हैं। तो सारे पैसे आप X2 पे लगाएंगे तो उसके कितने यूनिट आएंगे? 1000। वो कैसे? 1000 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100। टोटल खर्चा अब भी 100 ही रहेगा।
टोटल खर्चा अब भी 100 ही रहेगा, लेकिन सॉरी मैं पानी पी रहा था, थोड़ा बहुत ब्रेक आया। तो टोटल खर्चा 100 ही रहेगा, लेकिन आपने X2 तो बाकी जो है वो दरमियान वाले कॉम्बिनेशन है। मसलन आप 500 की बजाय 400 ग्रेन के यूनिट परचेज करते हैं तो इस पे खर्चा कितना हुआ, $80। तो बाकी जो $20 हैं उसके आप 200 यूनिट X2 के ले सकते हैं। इसी तरह 300 यूनिट आप X1 के लेते हैं तो इस पे खर्चा होगा 60। तो बाकी जो $40 बचेंगे उससे आप 400 यूनिट X2 के ले लेंगे, टोटल खर्चा आप भी 100 ही रहेगा। आप अगर 200 यूनिट ग्रेन के लेते हैं यानी X1 के, तो इस पे टोटल खर्चा इस पे खर्चा आएगा $40, बाकी बचेंगे 60। तो 60 के 600 यूनिट X2 के मिल जाएंगे, टोटल खर्चा आप भी 100 है। इन इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा होगा ये देखते हैं, वो आपके सामने है, ये देखिए 500 इसके, 0 X2 का, 400 X1 के, 200 X2, 300, 400, 200, 600 और 1000। तो 500 X1 से शुरू करके आपने 1000 यूनिट X2 के ले लिए। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, बाकी दरमियान वाले हैं। तो ये देखिए 500 और 1000, ये ये वाला, ये पहली लाइन। तो चूंकि X1 की प्राइस 0.2 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके 100 यूनिट, और X2 की प्राइस 0.1 है, इससे आपको 1000 यूनिट मिल सकती है। लेकिन जब आप सारे पैसे X2 पे लगा देंगे तो X1 के लिए नहीं कुछ बचेगा, तो जो आप एंड पॉइंट पे होंगे। और अगर सारे पैसे X1 पे लगाएंगे तो आपके पास X2 के लिए कुछ नहीं बचेगा और आप इस साइड यहाँ पे होंगे। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये कर्सर। तो इसको हम बोलते हैं आइसोकास्ट लाइन। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मसला ये है कि यहाँ पे आउटपुट का नहीं पता। मसलन ये देखिए इनपुट तो हमें पता है, अब 500 और 0 पे आउटपुट कितनी होगी ये हमें नहीं पता। 400 और 200 पे आउटपुट कितनी होगी ये भी हमें नहीं पता। 300 और 400 पे आउटपुट कितनी होगी ये भी हमें नहीं पता। 200 और 600 पे कितनी होगी ये भी हमें नहीं पता। 0 और 1000 पे कितनी होगी ये भी नहीं हमें पता। लेकिन पैसों का पता है कि 100 रुपया या $100 हो रहा है। इसी तरह से जो हमारा था आइसोक्वांट, उसमें हमें आउटपुट का तो पता था लेकिन खर्चे का नहीं पता। दोनों, अब हमने आगे चल के इन दोनों को मिलाना है, असल चीज का हमें उस वक्त पता चलेगा। हाँ, अब देखिए अगर आपके पास खर्चा यानी बजट या पैसे 100 की बजाय 200 हो जाए तो फिर क्या होगा, आपका आइसो कास्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वो इसलिए कि पहले आप 100 से 500 यूनिट X1 के ले रहे थे और 1000 यूनिट X2 के ले सकते थे। अब चूंकि आपके पास $200 है तो अब आप 100 यूनिट X1 के ले सकते हैं और 200 यूनिट आप X2 के ले, 2000 यूनिट आप X2 के ले सकते हैं। तो आपका जो आइसो कास्ट लाइन है वो पैरेलल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो हम इससे आगे इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसका स्लोप भी, ये आपके सामने इसका स्लोप होता है, अ, ये भी नेगेटिव है। प्राइस ऑफ इनपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इनपुट ऑन वर्टिकल एक्सिस। इस फार्मूला से ये जो रेड वाला है यही इसका स्लोप है। ये हमें क्या बताता है कि अगर आप एक इनपुट के ऊपर खर्चा ज्यादा करेंगे तो दूसरी इनपुट के कितने यूनिट आपको काम करने पड़ेंगे। आप इधर देख भी सकते हैं, ये देखिए आपने 500 से 500 और 0 पे आपका टोटल खर्चा था 100, आपने 0 से 200 किए X2 के, यानी 200 यूनिट आपने X2 के बढ़ाए हैं। उसकी वजह से X1 के कितने यूनिट आपको कम करने पड़े, 100। 200 की वजह से 200 यूनिट X2 के बढ़ाने से
100 यूनिट x1 के कम हुए हैं तो इसका स्लोप कितना होगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्राइस ऑफ इनपुट ऑन, तो वो आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, प्राइस ऑफ इनपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इनपुट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो ये आपको करने की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x2 है, इसकी प्राइस डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सिस पे x1 है, उसकी प्राइस। तो px2.1 है और px1.2 है, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये जितना भी आएगा 0.5 आएगा, इसलिए ये इसका स्लोप है। ये देखें आप, 200 यूनिट बढ़ाने की वजह से 100 यूनिट कम करने पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक यूनिट अगर आपने बढ़ाना हो x2 का, तो x1 के कितने यूनिट कम करने पड़ेंगे, 0.5। यही इसका स्लोप है। जिसको इसको हम स्लोप, जो आइसोकास्ट लाइन का स्लोप है, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्राइस रेशियो, आईपीआर। इसी तरह से अगर आप नोट्स देखेंगे तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं आइसोकास्ट लाइन की, कुछ तो मैंने आपको बता दिया। एक प्रॉपर्टी इसकी यही है, इसका स्लोप जो है इसको हम बोलते हैं आइसो इनवर्स प्राइस रेशियो, आईपीआर। आप लिख लें, आप लिख भी सकते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं आइसोकास्ट लाइन की। पहली प्रॉपर्टी आप इसी को ही देख लें कि इसका स्लोप है इनवर्स प्राइस रेशियो विच इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ इनपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इनपुट ऑन वर्टिकल एक्सिस। दूसरी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि एंड पॉइंट्स, ऊपर भी था, एंड पॉइंट्स ऑफ आइसोकास्ट लाइन क्या शो करते हैं, दे शो द अमाउंट ऑफ एन इनपुट इफ ऑल द मनी इज स्पेंट ऑन दैट इनपुट। आपने देखा था जो एंड पॉइंट्स थे वो क्या थे, कि अगर आप सारे पैसे एक इनपुट पे लगा देंगे तो आप एंड पॉइंट पे होंगे, x1 के या x2 के। ये इसका एक है। तीसरी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि अगर आप एक इनपुट बढ़ाते हैं तो दूसरी को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे फिक्स्ड हैं। तो इफ एन इंक्रीज in the use of one input is necessary to reduce the use of second input। अगर आप एक इनपुट का यूज ज्यादा करेंगे तो दूसरी को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो बजट है या खर्चा है या एक्सपेंडिचर आपके पास जो आप कर सकते हैं वो फिक्स्ड है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, वो इसमें आपके सामने ये है, ये जो चेंजेस इन प्राइस, मतलब x1 की प्राइस तो सेम रहती है, x2 की प्राइस कम या ज्यादा हो जाए तो जो आइसोकास्ट लाइन है वो अंदर या बाहर की तरफ रोटेट करेगी। प्राइस का इम्पैक्ट आइसोकास्ट लाइन पे क्या होगा, मसलन x2 की प्राइस बढ़ जाती है, अब $100 से पहले अगर 1000 आ रहे थे तो अब 500 आ जाएंगे। जैसे मतलब 0.1 से 0.2 हो जाए x2 की प्राइस, तो अब x1 तो 500 ही मिलेंगे, लेकिन x2 अब $100 से 500 यूनिट मिलेंगे। तो ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, इसका स्लोप बढ़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्टीपर हो जाएगी, इनवर्ड मूव करेगी। और अगर इसकी प्राइस और कम हो जाए, x2 की प्राइस 0.1 से 0.05 हो जाए, तो $100 से ये इसके कितने यूनिट मिलेंगे, 2000। तो जो आइसोकास्ट लाइन है हमारी वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, इसको हम बोलते हैं आउटवर्ड मूव करेगी, राइट साइड पे मूव करेगी या फ्लैट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन ये x1 के लिए भी हुई है कि अगर x1 की प्राइस बढ़ेगी तो आइसोकास्ट लाइन फ्लैट हो जाएगी। आप देख रहे हैं 500 की बजाय अब 250
50 मिलेंगे। और दूसरी सिचुएशन में अगर इसकी प्राइस कम होगी, यानी 0.2 से 0.1 होगी, तो इसके हमें 500 की बजाय 1000 यूनिट मिलेंगे। ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी है, वो हमने ऊपर पढ़ ली थी यहाँ पे, ये पैरेलल। अगर आपके पास बजट ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो आइसोकास्ट लाइन है वो पैरेलल मूव कर जाएगी। 100 के लिए आपने देखा 500 और 1000 वाली, और 200 के लिए क्या होगी, वो ये ऊपर 500 के ऊपर ये 1000 होना चाहिए। आप प्लीज इसको ठीक कर लेना, ये 1000 होना चाहिए था। 500 के ऊपर आप देखें ना X1 राइट लेफ्ट साइड पे, तो ये 1000 होना चाहिए। आप ये सब आप उसमें शेयर भी करें, तो ये 1000 होगा। 200 पे आप देख भी सकते हैं कि X1 की प्राइस तो सेम है, लेकिन क्योंकि बजट बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 100 की बजाय 200 है, तो 100 से अगर 500 मिल रहे थे तो 200 से कितने मिलेंगे, 1000। और 100 से अगर X2 के 1000 मिल रहे थे तो 200 से X2 के यूनिट 2000 मिलेंगे। तो ये पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एन इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर अमाउंट या इन द बजट will cause a parallel shift in the isocost line। तो ये था इकोनॉमिक रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों का कहाँ पे कॉम्बिनेशन, या कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। मैंने आपको बताया ना कि अकेले फिजिकल से भी कुछ नहीं पता चलता और अकेले इकोनॉमिक से भी नहीं पता चलता। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये ये दोनों आपस में, ये जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि कौन सा लेवल अच्छा है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर फैक्टर डिसीजन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे कि, तो उसके लिए हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं और वो आपके सामने है। पहली अप्रोच है टोटल आउटले अप्रोच। वो जो अभी हमने शुरू में सबसे पहले वो टेबल देखा था, उसी को अगर आप देखें तो आपने वही चीज वही दी हुई है। आपने क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर आपने फाइंड करना है। वो कैसे, ऊपर फार्मूला मैंने दिया था टोटल एक्सपेंडिचर का, ये देखें यहाँ पे फार्मूला। तो 720 यूनिट X1 के हैं, 600 यूनिट X2 के हैं। तो 720 को X1 की प्राइस से मल्टीप्लाई करें और 600 को X2 की प्राइस से मल्टीप्लाई करें और दोनों को ऐड कर लें तो 204। अगला लेवल वो 195 है, उससे अगला 190 है, उससे अगला 187 है, उससे अगला 186 है, उससे अगला 187 है और उससे अगला 190 है। अब देखिए इन सब पे आउटपुट तो सेम है, 11,000 पाउंड ऑफ मिल्क था। तो फिर इसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, वही वाला होगा जिस पे खर्चा कम से कम होगा। तो हमारा, मुझे ये मैसेज आ गया है 10 मिनट रह गए हैं हमारे इस सेशन के। तो 10 मिनट बाद ये अगर ख़त्म हो जाए तो हम ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 10 मिनट के बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगले का मैं आपको बता दूंगा हमने कब करनी है या कैसे करना है। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपके सामने है, वो 530 और 800 वाला होगा, क्योंकि खर्चा कम से कम है, आउटपुट तो सेम है। तो ये है टोटल आउटले अप्रोच। दूसरी अप्रोच है न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल अप्रोच। उसमें क्या होता है, हम दोनों के जो स्लोप, आपको याद होगा हमने कहा था आइसोक्वांट का स्लोप है MRS, आइसोकास्ट लाइन का स्लोप है इनवर्स प्राइस रेशियो। जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहाँ पे आपका खर्चा कम से कम होगा और वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो MRS of X1 for X2 is equal to
minus px2 over px1. Price of input on horizontal axis divided by price of input on वर्टिकल एक्सिस। एमआरएस का फार्मूला आपको पता है, ये भी फार्मूला, तो इनको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्स वन को पी एक्स वन इधर आएगी तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी एक्स टू को दूसरी साइड पे ले जाए और डेल्टा एक्स टू दूसरी साइड पे आ गया यहाँ पे, ये देखें इसमें। तो ये बराबर होने चाहिए या ये वाली जो सिचुएशन है, तो अगर पी एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स वन इज ग्रेटर देन पी एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स टू, तो फिर क्या करना चाहिए, हमें एक्स टू ऐड करनी चाहिए, क्योंकि अब देखें हम एक्स टू ऐड कर रहे हैं और एक्स वन निकाल रहे हैं। तो अगर ये जो है पी एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स वन, ये क्या है, ये है कॉस्ट सेविंग, और पी एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स टू क्या है, ये कास्ट की एडिशन है, क्योंकि हम एक्स टू ऐड कर रहे हैं और एक्स वन निकाल रहे हैं। आपको याद है शुरू में हमने 50 यूनिट एक्स टू के डाले थे और एक्स वन के 70 यूनिट होते थे। इसका मतलब है अगर फर्ज करें एक्स वन भी 1 रुपए का हो और एक्स टू भी 1 रुपए का हो, तो 50 यूनिट हमने एक्स वन के एक्स टू के डाले, ऐड किए, 600 से 650 किया था, आप टेबल में भी देखिए, तो खर्चा कितना हमें करना पड़ा, 50। लेकिन 50 रुपए खर्चा करके हमें एक्स वन के कितने यूनिट की बचत हुई है, 70 की। तो ये 70 रुपए की बचत है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, जब ये सिचुएशन हो तो हमें और एक्स टू ऐड करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन है कि कॉस्ट सेविंग इज लेस देन एडिशन ऑफ कॉस्ट, तो फिर हमें एक्स वन ऐड करना चाहिए होगा, जो कि आप उसमें टेबल में भी देख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल अप्रोच है। यहाँ पे एम आर एस फाइंड किया हुआ है, हमने पहले भी किया था। आई पी आर इनवर्स प्राइस रेशियो वो पी एक्स टू डिवाइड बाई पी एक्स वन होनी है, कॉस्ट सेविंग भी है, एडिशन ऑफ कॉस्ट भी है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और वही वाला कॉम्बिनेशन आपके पास आएगा 530 और 800 वाला, तो ये आप देख सकते हैं। एम आर एस शुड बी, अगर कहीं पे एम आर एस और आई पी आर बराबर ना हो तो फिर आपने क्या देखना है, वहाँ पे आपने एम आर एस थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, एम आर एस कैन बी ग्रेटर देन आई पी आर, अगर वो सिचुएशन बराबरी वाली ना आ रही हो। तो यहाँ भी ये क्लियर है आपको, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो तीसरी अप्रोच है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में क्या होता है, ये कंसेप्चुअल है, आपने आइसोक्वाड बनाना है, तो जो आइसोक्वाड आपके आइसोकास्ट लाइन को टच कर जाएगा, वो वाला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आप देखें, ये एक आइसोक्वाड है और दो आइसोकास्ट लाइन है। आइसोक्वाड जो है वो 3 जगह से ए बी सी, तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ए वाला होगा। उसकी वजह क्या है कि ए के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, टीई वन, टीई टू, टीई जीरो, तो टीई जीरो पे कम से कम खर्चा है, टीई वन पे थोड़ा सा ज्यादा है, टीई टू पे खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है, वो ए पे है, जहाँ पे आइसोक्वाड और आइसोकास्ट लाइन एक दूसरे को टच कर रही है, यानी टेंजेंट है, स्लोप दोनों का बराबर है। हम बी पॉइंट या सी पॉइंट क्यों नहीं लेंगे, इसकी वजह ये है कि आउटपुट तो सेम है, लेकिन खर्चा सी और बी पे ज्यादा है। जो एक रैशनल प्रोड्यूसर है वो ए वाला चूज करेगा, क्योंकि आइसोक्वाड आपको पता है सेम क्वांटिटी सेम आउटपुट है, और आउटपुट सेम है, बी पे भी खर्चा ज्यादा है, सी पे भी खर्चा ज्यादा है, और आउटपुट उतनी ही है जितनी ए पे है। ए वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, जैसे आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। तो हम सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जैसे हमने वो टोटल आउटले में भी देखा था, ये वाला, क्योंकि इस पे खर्चा कम से कम है और आउटपुट तो उतनी ही है जितनी बाकियों पे आ रही है। तो यहाँ तक ये ग्राफिकल अप्रोच है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम
थोड़ा सा देखेंगे कि अगर प्राइसेस चेंज होती हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट टाइम आप बताएंगे, मैं भी चेक कर लूँगा। 25 स्लाइड्स तक हमने कर लिया है, ये आप देख रहे हैं। तो इसकी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेज दूँगा। उम्मीद है रिकॉर्ड सही हो गया होगा। तो जो लोग नहीं आए उनके साथ आप शेयर करें ग्रुप के अंदर भी। आप मैं ईमेल कर दूँगा क्योंकि ये मेरे पास लैपटॉप पे है। तो ईमेल कुछ लोग मुझे खाली ईमेल कर दें, मैं उसके रिप्लाई में ये भेज दूँगा। तो अभी थोड़ी देर में ही मैं आज ही भेज देता हूँ ये। इसको मैं डाउनलोड करूँगा तो थोड़ी देर के अंदर ही सीआर या जो भी आगे बंदा फॉरवर्ड करना कर सके आसानी से, उसको ये मिल जाएंगे। हाँ, अभी जल्दी जल्दी अगर किसी को कोई मसला है तो हैंड रेज करें क्योंकि टाइम इज गोइंग फिनिश वेरी शॉर्टली। हाँ, आपका शुरू से ही आपने आपका होगा। हाँ जी, बताएं। जी सर, सर आपने ना वो असाइनमेंट का कहा था, वो और नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट यार मैं बता रहा हूँ असाइनमेंट वो नेक्स्ट क्लास में आप शुरू में मुझे बताना क्योंकि अभी शायद 1-2 मिनट के अंदर ये खत्म ना हो जाए सेशन। 40 मिनट का होता है, आपको पता है। असाइनमेंट का मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब ये ग्रुप के अंदर मैं बता दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ओके ओके। सर। हाँ जी, और किसी का हो प्लीज जल्दी कर लें क्योंकि टाइम इज रनिंग शॉर्ट। रेज योर हैंड। अगर नहीं है कोई मसला तो आप प्लीज़ ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको उम्मीद है कोशिश करूँगा सेटिस्फाई करने की। तो अदरवाइज हमारी नेक्स्ट क्लास भी मैं आपको बताऊँगा और मेट के हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। मूसा, आप बताना चाहें कुछ? महबूब हैं, ये अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, मसला आ रहा है। सर वो पूछना था कि जो मिड्स होंगे, असाइनमेंट होगी या क्या हिसाब किताब है? मिड का सिलेबस फाइनल में होगा ज्वाइन कि नहीं? यार मैंने कहा वो मैसेज में भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास के शुरू में भी बता सकते हैं। अभी बिल्कुल लास्ट मिनट्स चल रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया कि ये कब खत्म हो जाए। तो इसलिए आप प्लीज़ इन चीज़ों को नेक्स्ट टाइम के लिए या ग्रुप के अंदर आप